चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी 2 चैप्टर डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाके वो चेक कर लीजिए अगर आपने नहीं देखा। तो आज हम 3rd चैप्टर यानी कि हमारा आवर चेंजिंग अर्थ को डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा है, तो पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिए। तो फर्स्ट हमें जानना होगा कि ये लिथोस्फीयर प्लेट आखिर होता क्या है। ओके, प्लेट क्या है ये पहले हमें जानना पड़ेगा, तो फिर हम जो बाद में जो भी है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। सो देखिए, द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स और स्लैब्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर। हम लोगों ने पहले चैप्टर पे पढ़ा है कि क्रस्ट आखिर होता क्या है। ये हमारा अर्थ है, अर्थ का जो ऊपर का पोर्शन है वो होता है क्रस्ट। क्रस्ट में ही इसके ठीक नीचे ऐसे बहुत सारे प्लेट्स रहते हैं, ठीक है। ये लिथोस्फीयर के ठीक नीचे हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट प्लेट्स। तो ये क्या होता है, इरेगुलर होता है, शेप इरेगुलर होता है। और ये जो प्लेट्स है वो क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट्स और ओशन को कैरी करते हैं। इसका मतलब जो कॉन्टिनेंट्स पहले एक था, फिर अभी कॉन्टिनेंट्स का जो प्लेस है वो चेंज हुआ है। क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द प्लेट्स। ओके, अभी देखिए हम जानेंगे। The lithosphere is broken into number of plates known as the lithospheric plates. Different plates है, इन लोगों को हम लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। प्लेट्स होता क्या है, प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, बहुत स्लोली मूव करता है। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, हर ईयर कुछ ही मिलीमीटर ये मूव करता है, इसीलिए हम लोग को समझ में नहीं आता है इसका मूवमेंट। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। The molten magma inside the earth moves in a circular manner. ये हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर हमने जाना मैग्मा रहता है। मैग्मा कैसे मूव करता है, ऐसे साइक्लिक फॉर्म में गोल गोल करके ये मूवमेंट होता है। क्योंकि हमारा अर्थ को अगर हम ऐसे कट कर ले तो कैसे दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। तो इसके अंदर है हमारा मैग्मा, मैग्मा के ऊपर हमारा प्लेट्स है, इसलिए ये प्लेट्स क्या होता है, मूव होता है। क्योंकि मैग्मा भी मूव हो रहा है तो इसी वजह से प्लेट्स भी मूव होता है, ठीक है। लेकिन पर ईयर कुछ ही मिलीमीटर मूव होता है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस क्यों चेंज होता है, क्योंकि ये जो प्लेट्स है वो मूव हो रहा है। सो द अर्थ्स मूवमेंट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉज देम। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनेटिक फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो अर्थ का जो फोर्स है वो 2 टाइप का होता है। पहले हम ये चार्ट देख लेते हैं तो फिर आप लोगों को समझ में अच्छे से आए। अर्थ का मूवमेंट 2 तरीके से हो रहा है, एक हो रहा है एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ये दोनों में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। सो एंडो मतलब क्या, जो कि अर्थ के अंदर में हो रहा है, अर्थ के अंदर में, वो है एंडो। और एक्सो मतलब कि एक्सो मतलब बाहर, अर्थ सरफेस के ऊपर हो रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, वो है एक्सोजेनेटिक। अब एंडोजेनेटिक क्या क्या हो सकता है, सडन फोर्सेस, क्या, जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड। डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस जैसे कि बिल्डिंग माउंटेन्स, ये सब एंडोजेनेटिक फोर्स का पार्ट है। आप ये थोड़ा ध्यान में रखिए क्योंकि एग्जाम में आता है, आपको दे देगा एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या है ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ एंडोजेनेटिक फोर्सेस है। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होता है, जैसे कि इरोशनल, डिपोजिशनल, जो भी लैंडफॉर्म्स होता है अर्थ सरफेस के ऊपर, क्या, रिवर है, विंड है, सी वेव्स है, ग्लेशियर है, ये कहाँ पे है, ऊपर पोर्शन में होता है। तो ये सब हमारा एक्सोजेनेटिक फोर्स है। तो यहाँ पे वही लिखा है, इंटीरियर में जो होता है वो है एंडोजेनेटिक एंड दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड एज एक्सोजेनेटिक। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमारा जो ये एंडोजेनेटिक फोर्स है समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर पार्ट्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। एंडोजेनेटिक यानी कि अर्थ के अंदर में होता है वो सडन मूवमेंट होता है। सडन मूवमेंट क्यों होता है, वो प्लेट्स मूव होता है इधर से उधर, इसलिए सडन मूवमेंट हो सकता है। सडन मूवमेंट अगर हो तभी हम लोग क्या फील करते हैं, अर्थक्वेक फील करते हैं। अगर अर्थक्वेक हो रहा है तो वॉल्केनो भी हो सकता है, यानी वॉल्केनिज्म भी हो सकता है। ओके, ये अगर हो तो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है अर्थ सरफेस के ऊपर। सो यहाँ पे देखिए वर्ड का ऑरिजिन लिखा हुआ है कि एंडो यानी कि इनसाइड और एक्सो यानी कि आउटसाइड, और जेनिक का मतलब होता है ऑरिजिन। सो एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, एंडो यानी कि इनसाइड में हो रहा है, एक्सो यानी कि आउटसाइड में हो रहा है। सो अभी हम लोग जानेंगे वॉल्केनो के बारे में। सो अ वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट
थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट्स। ये एक वॉल्केनो का पिक्चर है। बेसिकली ये होता है वॉल्केनो का मुंह, ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ से क्या होता है, मैग्मा ऊपर की तरफ आता है। तो ये अगर पिक्चर भी हम देखिए ये मैग्मा चेम्बर है, ये है मैग्मा चेम्बर, ठीक है। चेम्बर मतलब यहाँ पे मैग्मा रहता है, देखिए मैग्मा चेम्बर लिखा हुआ है। अब ये मैग्मा जब बहुत प्रेशर में आता है तब क्या होता है, ऊपर की तरफ उठने लगता है। ऊपर की तरफ उठने के बाद ये ऐसे निकलने लगता है। तो ये जो होता है ना चेम्बर के ऊपर, इसको हम कहते हैं वेंट। ये वेंट से ही ऊपर की तरफ आता है और यहाँ से अगर निकल के आता है बाहर तो उसे तब हम कहते हैं लाभा। अगर सीधा ऊपर उठ के आए तो यहाँ पे एक छोटा सा हम यहाँ पे होल की तरह, गर्त की तरह देख रहा है, इसको हम कहते हैं क्रैटर। क्या कहते हैं, क्रैटर, ओके। और जो निकल के आता है वो क्या होता है, डिफरेंट गैसेस, ऐश, ये सब निकल आता है। और नीचे देखिए जहाँ पे मैग्मा चेम्बर है, हमने पहले जाना, मेंटल है एकदम नीचे और क्रस्ट है ऊपर पोर्शन, वहाँ पे हमारा मैग्मा चेम्बर, ये दोनों मिला के मैग्मा चेम्बर है, ओके। आई होप इट्स क्लियर। तो अभी देखिए, सिमिलरली व्हेन लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता क्या है, हमने पढ़ा कि लिथोस्फीयर में जो प्लेट्स होता है वो मूव होता है। अगर वो मूवमेंट होता है तो वाइब्रेशन फील होता है। वाइब्रेशन के लिए क्या होता है, अर्थक्वेक फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस। ये पिक्चर आप देखिए, जहाँ पे ये मूवमेंट जहाँ से ऑरिजिनेट, जहाँ से शुरू होता है उसको हम फोकस कहते हैं। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ऑकर्स, इट इज द ओरिजिन ऑफ सिस्मिक वेव, ओके। जहाँ से वो ऑरिजिनेट होता है अर्थक्वेक, उसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं। अब देखिए, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। अब इस फोकस के ठीक ऊपर, यहाँ पे ठीक ऊपर जहाँ पे ये होता है, इसको हम एपिसेंटर कहते हैं। जस्ट अबव द फोकस पॉइंट, ओके, उसे एपिसेंटर कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव। कैसे आता है, देखिए वेव की तरह ऐसे बाहर के निकल के आता है फोकस से। So greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. एपिसेंटर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि डैमेज सबसे कहाँ पे आता है, तो एपिसेंटर, फोकस पे नहीं, एपिसेंटर पे डैमेज ज़्यादा होता है, ओके। और फिर यहाँ से जितना दूर जाता है उतना ही हमारा जो अर्थक्वेक का इंटेंसिटी है या फिर जो भी डिस्ट्रक्टिव नेचर है वो कम होता रहता है, ठीक है। अब ये जो अर्थक्वेक का जो हम लोगों ने वेव पढ़ा, जैसे कि ये जो वेव जा रहा है वो 3 टाइप का होता है। क्या क्या होता है, 3 टाइप्स, एक पी वेव, एक एस वेव और एक एल वेव। पी वेव यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको हम प्राइमरी वेव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही आता है। नेक्स्ट एस वेव और ट्रांसवर्स वेव, इसे हम सेकेंडरी वेव भी कहते हैं। सेकेंडरी क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी वेव के बाद सेकेंडरी वेव आता है। देन एल वेव और सरफेस वेव, जो कि ऊपर की तरफ आता है, एल वेव को हम लॉव वेव भी कहते हैं। और सबसे डिस्ट्रैक्टिव होता है, सबसे जो डिस्ट्रैक्टिव वेव है वो क्या है, एल वेव है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वेव है इन तीनों में से जो सबसे डिस्ट्रक्टिव है। एल वेव इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वन, ओके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ हमारा है कि हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ओके। ये हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, मगर हाँ, अगर हम एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करें या फिर फिश को स्टडी करें पॉन्ड में, वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव करते हैं, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि हाँ अर्थक्वेक शायद आ सकता है। यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, गुजरात के भुज में बहुत ही डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था। कब, 2001, 26 जैन 2001 में। इंटेंसिटी कितना था, रिक्टर स्केल में 6.9। इतना खतरनाक अर्थक्वेक था ना कि पूरा जो गुजरात है, मतलब एक डिस्ट्रैक्शन हो गया था। फोन लाइन, वाटर पाइपलाइन, पावर स्टेशन, सब कुछ मतलब पूरा खराब कंडीशन हो गया था, फायर लग गया था, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया था। तो ये एक कटिंग है, केस स्टडी है, जहाँ पे बोला गया कहाँ पे, तो गुजरात पे भुज में आया था एक अर्थक्वेक।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो अर्थक्वेक है उसको मेजर करने के लिए एक मशीन यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं सीस्मोग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। सो नॉर्मली सीस्मोग्राफ से अर्थक्वेक मेजर होता है, पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किससे होता है, रिक्टर स्केल से होता है। सो अर्थक्वेक ऑफ 2 और लेस देन कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल. Earthquake over 5 can cause damage from things falling, and a 6 or more higher magnitude is considered very strong, और 7 is classified as major earthquake. तो भुज में कितना था, 6.1 था, इसका मतलब क्या, हायर मैग्नीट्यूड था तो वेरी स्ट्रॉन्ग था, डिस्ट्रक्टिव था। अगर 7 से ऊपर हो तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, ओके। सो अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस क्या कर सकते हैं हम, सेफ कोई स्पॉट ढूंढ सकते हैं, स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड चिमनीज, और बी प्रिपेयर, मतलब आपको अवेयरनेस करना पड़ेगा योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स या जो भी आसपास के लोगों में हैं उनको अवेयर करना पड़ेगा। तो यही कुछ है जिसके हम क्या कर सकते हैं, अर्थक्वेक से बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेजर लैंडफॉर्म। अभी हमारा लैंडफॉर्म यानी कि ये सब क्या है, ये सब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण होता है। ऊपर हमने जो भी पढ़ा वो एंडोजेनिक था, अब एक्सोजेनिक, ओके। सो क्या क्या लैंडफॉर्म है देखिए, द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय 2 प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोशन। वॉर्न वे मतलब क्या, हमारा जो लैंडफॉर्म्स है वो चेंज होता रहता है, कभी कभी थोड़ा सा उसका हाइट बढ़ता है, कभी कभी थोड़ा कम हो जाता है। क्यों होता है, 2 मेजर थिंग्स है, एक है वेदरिंग, एक है इरोशन। वेदरिंग क्या है, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। हमारे अर्थ सरफेस में जो रॉक है वो अगर ब्रेक टूट जाए तो उसे वेदरिंग कहते हैं। अब इरोशन होता क्या है, इरोशन इज वेयरिंग अवे द लैंडफॉर्म बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड, आइस। इरोशन भी क्या होता है, टूट जाता है कोई रॉक सरफेस। कैसे टूटता है, वाटर, विंड, आइस। पर दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, क्या है, वेदरिंग में जो मटेरियल रहता है वो एक ही जगह पे रहता है, मूव होता नहीं है, मगर इरोशन में क्या होता है, ये जो मटेरियल टूट के गिरा है ना वो एक जगह से और एक जगह ट्रांसफर होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है, वेदरिंग स्टैटिक होता है पर इरोशन डायनामिक होता है, ओके। सो लैंडफॉर्म क्या क्या है देखिए, बेसिकली हमारा पहले रिवर के जो वॉक है उसे जानना पड़ेगा, क्या वर्क करता है रिवर। उससे पहले आपको ये थोड़ा देख लीजिए, हमारा जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड का वो है एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला, जो कि साउथ अमेरिका में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है। ऑन द अदर हैंड जो नायग्रा फॉल्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है, नायग्रा फॉल्स लोकेटेड है कनाडा और यूएस के बॉर्डर में। कनाडा यूएस क्या है, हमारा जो अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो अगर ये हमारा अमेरिका है तो कनाडा है, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये है कनाडा, और ये वाला है यूएसए, ओके। नीचे ये जो पोर्शन है ये वाला है मेक्सिको। आप मैप में भी देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो कनाडा और यूएस के बॉर्डर में यानी कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमारा नायग्रा फॉल्स है। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे है, बॉर्डर्स ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका में है हमारा विक्टोरिया फॉल्स। तो कौन सा फॉल्स कहाँ पे है ये याद रखिएगा, ये नायग्रा फॉल्स है, बहुत ब्यूटीफुल है, टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो अब आते हैं हम रिवर के वर्क्स में। रिवर क्या करता है देखिए, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। ये देखिए रिवर आ रहा है, रिवर जब आता है बहुत फोर्सफुली आता है, तो वो जो भी लैंड सरफेस है ना उसको इरोड करके आता है, इरोशन बहुत ज़्यादा करता है। सो व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल over very hard or down a steep valley side, it forms a waterfall. अब रिवर, सपोज ये रिवर बह रहा है, बह के वो इरोड करते करते आ रहा है, अगर कोई ऐसे स्टीप स्लोप है तो वो ऊपर से नीचे धड़ाम से गिरेगा, ओके। ये जो गिरता है ना ऊपर से नीचे, इसको ही हम कहते हैं वाटरफॉल। अभी ये जो सरफेस है ये हार्ड रॉक से हो सकता है या फिर सॉफ्ट रॉक हो सकता है। हार्ड रॉक क्या होगा, इरोशन नहीं होगा ज़्यादा, पर अगर सॉफ्ट रॉक है तो वो बहुत ज़्यादा इरोड होगा, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वाटरफॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्या क्रिएट होता है देखिए, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेड्स नोन एज मिएंडर। अब जब रिवर हमारा प्लेन पे आते हैं, ऊपर छोड़ के जब प्लेन एरिया में आता है तब रिवर ऐसे मिएंडर की तरह, सांप की तरह ऐसे रेंगते हुए आता है, जैसे कि इस पिक्चर पे आप देख सकते हैं।
इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे चीज़ को हम बोलते हैं मिएंडर। ऐसा टेढ़ा बेढ़ा होके जो चलता है ना, इसको हम मिएंडर बोलते हैं। ओके, सो ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोशन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ मिएंडर, क्या होता है, जब ऐसे आ रहा है यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है, ऐसे जा रहा है यहाँ पे इरोशन हो रहा है, तो ऐसे एक लूप क्रिएट होता है। देखिए मिएंडर लूप क्रिएट होता है। सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म अ कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड एक्स ऑक्सबो लेक। ये देखिए, इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये कैसे क्रिएट हुआ हम लोग सिंपली समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक रिवर ऐसे जा रहा है, अभी नॉर्मल है, फिर थोड़ा सा ऐसे ये टेढ़ा हो गया बहुत ज़्यादा, अब फिर से देखिए बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये अलग ऐसे टूट के रह जाएगा और रिवर अपना जो डायरेक्शन है ऐसे चेंज कर देगा। तो ये जो फॉर्मेशन है इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्या होता है, एज इट फ्लैट्स इट डिपोजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट अलोंग इट्स बैंक। रिवर के जो ये वाला पोर्शन है ना, आसपास का जो ये एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये रिवर बैंक है, और ये वाला सेक्शन क्या है जहाँ पे सेडिमेंट डिपोजिट होता है, वो है फ्लैट प्लेन। सो फ्लैट प्लेन कैसे फॉर्मेशन होता है, ये सेडिमेंट डिपोजिट होने के बाद फ्लैट प्लेन फॉर्मेशन होता है। एंड द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड एज लीवीज। ये वाला तो फ्लैट प्लेन है, इसके ठीक ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, साइड का पोर्शन थोड़ा सा ऊंचा होता है, हाइट पे रहता है, इसको हम कहते हैं लीवी और नेचुरल लीवी, क्योंकि ये नेचुरली फॉर्म होता है तब हम इसे नेचुरल लीवी भी बोलते हैं। सो एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज। जितना नीचे की तरफ आता है ऊपर से, उतना इसका स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होता है। रिवर के माउथ के तरफ आते हैं इसका पूरा जो स्पीड है कम हो जाता है। देखिए ये मेन रिवर है, ये रिवर सी ओशन पे आके मिल रहा है ऐसे ऐसे करके, तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरी भी है। तो ओशन के यहाँ पे आते ही क्या होता है, इसका जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है, राइट। सो रिवर beings to break up into number of stream called distributary। number of stream इसको ही हम distributary कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या करता है, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउस फॉर्म अ डेल्टा। ये एक एक चीज़, इसको हम डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा फॉर्मेशन होता है, क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्मेशन हुआ, तो अलग अलग ये जो एक एक पार्ट है इसको हम कहते हैं डेल्टा। जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल में देखते हैं, वेस्ट बंगाल के जो सुंदरबन है वहाँ पे हम लोग डेल्टा देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम जानेंगे सी वेव्स का क्या वर्क होता है। सी वेव यानी कि समुद्र में हम लोग क्या क्या लैंडफॉर्म्स देखते हैं। सो द इरोशन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सी वेव क्या करता है, इरोशन करता है, कभी डिपोजिशन करता है, तो बहुत सारा लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। क्या होता है, सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। स्ट्राइक मतलब क्या, रॉक को ऐसे प्रेशर देता है सी वेव्स आके, फिर क्या होता है, क्रैक डेवलप होता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ऐसे क्रैक डेवलप होता है। ओके, ओवर टाइम दे बिकेम लार्जर एंड वाइडर, दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, दे कॉल एज सी केव्स। ऐसे क्या होता है, देखिए ये होलो लाइक एक केव फॉर्म हो गया, इसको ही हम केव कहते हैं, सी केव। ओके, सो एज दिस कैविटीज became bigger and bigger, only the roof of the sea remains, thus forming sea arches। अभी क्या होता है, ये जितना डीप होता रहता है फिर क्या होता है, आर पार दिखने लगता है, तो ऐसे लगता है ये एक रूफ है और ये अंदर का पोर्शन है, इसे हम आर्च, सी आर्च कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सी आर्च। नेक्स्ट देखिए, फार्दर इरोशन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, दिस वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड एज स्टैक। अब इरोशन अगर कंटिन्यूअसली और होता रहे तो फिर ऐसे अलग होके देखिए एक वॉल की तरह, दीवार की तरह एक लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं स्टक। ओके, नेक्स्ट द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लीफ। अब बेसिकली सी क्लीफ होता क्या है, ऐसे वर्टिकली अगर कुछ खड़ा रहे उसको हम कहते हैं सी क्लीफ, माने जहाँ पे जाके ख़त्म होता है और यहाँ पे समुंदर शुरू हो रहा है, तो इसको हम क्लिफ कहते हैं। ओके, सो द सी वेव डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीचेस। जहाँ पे हम लोग बीच में घूमने जाते हैं वो क्या है, सेडिमेंट होता है, सी वेव जाके डिपोजिट करते हैं, वैसे वो बीचेस फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमें जानना है आइस का वॉक।
वर्क क्या है आइस का, देखिए पिक्चर, ये क्या है, ये ग्लेशियर है, ठीक है। सो ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। जैसे कि रिवर इंपॉर्टेंट है वैसे ग्लेशियर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लेशियर के बिना रिवर फॉर्म होता नहीं है। रिवर कहाँ से फॉर्म होता है, ग्लेशियर से ही फॉर्मेशन होता है। सो रिवर्स ऑफ आइस बोलते हैं हम लोग इसे। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाई बुलडोजिंग द सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। Glacier carves out deep hollows there. As the ice melt, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. Glacier जब melt होता है वहाँ पे क्या होता है, lake formation होता है. So next, the material carried by glaciers such as rock, big and small, sand and silt gets deposited. This deposit form glacial moraine. बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर जब ऊपर से नीचे आता है ना, अपने साथ बोल्डर, छोटे छोटे पेबल्स ऊपर से नीचे ऐसे फ्लो करके लाते हैं। अब जहाँ पे ये ख़त्म होता है वहाँ पे वो डिपॉजिट कर देते हैं। जो डिपॉजिट होता है उससे क्या होता है, वहाँ से मोरेन फॉर्मेशन होता है। ग्लेशियर जो मोरेन्स है वो, अब ये मोरेन्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उतना हमें अभी जानने की नहीं ज़रूरत है, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट, वर्क ऑफ विंड। विंड क्या क्या काम करता है, देखिए विंड बेसिकली कहाँ, डेजर्ट एरिया में काम करता है ना। तो क्या करता है, हम लोग अगर राजस्थान में जाए तो हम लोग कुछ ऐसा सैंड ड्यून्स देख सकते हैं। ये कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, विंड के वजह से ही फॉर्म हो रहा है। तो देखिए, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोशन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली नोन एज मशरूम रॉक। कैसा रॉक आपको देखने को मिलेगा, अगर हम बोले कुछ इस तरीके का रॉक आपको अगर हम डेजर्ट पे जाएंगे ना देखने को मिलेगा। ऊपर का पोर्शन हार्ड होता है और नीचे का पोर्शन होता है आपका सॉफ्ट। इसलिए ये वाला पोर्शन पे विंड क्या होता है, ज़्यादा इरोड करता है, पर ऊपर वाला पोर्शन को उतना इरोड कर नहीं पाता। तो ये कुछ मशरूम की तरह दिखता है, इसको ही हम मशरूम रॉक कहते हैं। सो विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक। ये लोअर सेक्शन को ज़्यादा इरोड कर रहा है देन द अपर सेक्शन। सो सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस। ये बेस क्या है, नैरो है। एंड द वाइटर टॉप, ये टॉप क्या है, वाइड है। ये वाइड ज़्यादा है ना और ये वाला नैरो है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, मशरूम रॉक। नेक्स्ट क्या होता है, वेन द विंड्स ब्लो इट लीव्स एंड ट्रांसपोर्ट द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये विंड क्या करता है, सैंड को एक प्लेस से और एक प्लेस पे ऐसे ट्रांसफर कर देता है। सो वेन इट स्टॉप ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपोजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। अब सपोज हवा यहाँ पे आके यहाँ पे इसको डिपोजिट कर रहा है और नहीं जा पा रहा है, तो जहाँ पे डिपॉजिट होता है वहाँ पे क्या होता है, ऐसे सैंड ड्यून्स क्रिएट होता है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे आके डिपॉजिट कर दिया तो ऐसे सैंड ड्यून्स क्रिएट हो गया। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। जब ग्रेन बहुत फाइन होता है, यानी कि छोटा छोटा होता है, फाइन ग्रेन्स होता है, तब विंड उसे बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करके लेके जाता है। सो व्हेन such sand is deposited in large area, it is called as loess. लोएस बेसिकली क्या है, जब विंड बहुत दूर दूर तक, जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल ले, एक कॉन्टिनेंट से और एक कॉन्टिनेंट तक भी ये ब्लो करके लेके जा सकता है फाइन पार्टिकल्स को, इसको हम लोएस कहते हैं। एग्जांपल क्या है, लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना। ये याद रखिए, कहाँ पे हमें मिलता है, चाइना पे मिलता है, वांगहो रिवर के आसपास। ओके, तो ऐसे करके ये वाला चैप्टर भी हमारा हो गया। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, और जो मैंने ऑलरेडी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुका है वो आप चेक कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं नया वीडियो दूँ।